बेराइट लेके आते थे और जो नोट्स बना के लेके आते थे वो वही नोट थे जो वो अपने स्टूडेंट डेज में पढ़े हुए थे। उनका बेटा स्टूडेंट था, ठीक है, सेकेंड ईयर में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय थे जस्टिस चंद्रचूड़, उनका बेटा भी था, दोनों क्लासमेट थे। एंड चंद्रचूड़ सन वाज एक्चुअली टॉपिंग द लिस्ट। नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिफॉर्म्स हुए ही नहीं इन 26 सालों में। हुआ साहब केसेस जो है यहाँ एडमिशन वाले सीबीआई को रेफर हों, तो उस 80 एडमिशन में से 59 एडमिशन जो है वो गलत पाए गए। दूसरी कैटेगरी वो टीचर की थी, वो कहते थे जो हमने क्लास में पढ़ा है अगर वो लड़के ने लिखा है तो मार्क्स देंगे, नहीं तो फेल होगा वो। तो एक पेपर में 120 मार्क्स दे दिए। इसमें 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो मैं समझता हूँ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके ऊपर ये सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है। तो वो 3 सवाल ये हैं कि पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इज इट द इनकेपेबिलिटी और इनकॉम्पिटेंसी of the students of faculty of law that they are not able to secure good marks, or they are not able to, or most of the students are not able to pass the exams in one attempt. दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि is it the incapability or incompetency of the teachers of faculty of law that they are not able to impart the knowledge in such a manner in classes that the students are not able to grasp it and they are not able to secure good marks, or they are not able to pass in the exams. और मेरा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये है सर कि या तो इन दोनों में से किसी की इनकेपेबिलिटी या इनकॉम्पिटेंसी है, या फिर हो सकता है कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी की इनकॉम्पिटेंसी है, उनके रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट सेल की इनकॉम्पिटेंसी है, इनकेपेबिलिटी है कि वो ऐसे टीचर्स को हायर नहीं कर पाते कि जो बच्चों को ऐसा इम्पार्ट नॉलेज कर सके कि वो लोग उनको अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएं या एक अटेम्प्ट में या पास कर पाएं इस एग्जाम से। कि दिल्ली लॉ फैकल्टी एस्टैब्लिश हुई थी 1924 में, ठीक है, 96 इयर्स पहले ये लॉ फैकल्टी एस्टैब्लिश किया गया था। और इस दौरान अगर आप वाकई अगर बहुत क्लोजली आप देखें, शायद वो देखने का आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन 36 साल में चूंकि मैं भी यूनिवर्सिटी में रहा तो उस समय हमने देखा ही नहीं, बल्कि मैं एक्टिवली पार्टिसिपेंट रहा हर स्टेज पे, कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिफॉर्म्स हुए ही नहीं इन 26 सालों में। हाँ जी। सिर्फ एक ही हुआ था कि पहले एनुअल एग्जामिनेशन होते थे, 1966 से सेमेस्टर एग्जामिनेशन कर दिया, ठीक है, और केस मेथड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा। 1966 when प्रोफेसर पीके त्रिपाठी became the dean of the law faculty, तो अमेरिका से पढ़ के आए थे तो अमेरिकन सिस्टम लाके यहाँ पे लागू किया। उसके बाद केस मटेरियल सिस्टम जब लागू हुआ तो केस मटेरियल का इतना हालत खराब था कि अब आपको मैं बताऊं कि 74 में दिल्ली यूनिवर्सिटी आया और 74 से लेके अप टू 2000 पूरा मतलब टोटल पीरियड में 2-3 चीजें बड़ी स्पेसिफिक थी। थोड़ा सा हट के एग्जामिनेशन पे आऊंगा मैं, थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड आपको बता दूं। तो इन दौरान हमने क्या देखा है कि रूल्स रेगुलेशंस को तो कोई बादर ही नहीं करता था, ठीक है। जैसे एक पहला एग्जांपल, पहला तो यह कि एडमिशंस के लिए जो क्राइटेरिया होता था उसको कोई फॉलो नहीं होता था, हर तरह का करप्शन होता था, हर तरह की बंगलिंग होती थी, और एक स्टेज पे यहाँ तक हुआ साहब केसेस जो है यहाँ एडमिशन वाले सीबीआई को रेफर हो, खैर हो नहीं हो पाया वो। दूसरी प्रॉब्लम उसके बाद रही टीचर्स का आप ही देखिए कि जब मैं प्रोफेसर इंचार्ज बना लॉ सेंटर 2 पे 2001 में, तो हमने देखा कुछ समय टीचर्स जो बेराइट लेके आते थे और जो नोट्स बना के लेके आते थे वो वही नोट थे जो वो अपने स्टूडेंट डेज में पढ़े हुए थे। अच्छा। अब आप इमेजिन करिए कि अगर हमने 1966 में एलएलबी पास किया है और 1966 62 मतलब 64 65 66 का केस मतलब नोट लेके आए, बेराइट लेके आए, तो 2001 में 2002 में 2008 में 2010 में क्या पढ़ाएंगे आप बताइए। मतलब एक कुछ थोड़े से लेजिस्लेशन छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे मान लीजिए, ऐसे लेजिस्लेशन छोड़ करके सारे एक्ट्स में अमेंडमेंट्स कितने होते रहते हैं, लेकिन नोबडी बॉदर्ड एक्चुअली। वही चीज थोड़ा सा बिल्कुल जैसे गुदड़ी सा बन जाता है बेराइट और नोट्स, वही लेके आते थे क्लास में, मतलब अपडेट करने का कोई मतलब ही नहीं था। केस मटेरियल जो होता था साइक्लोस्टाइल्ड होता था, और एक बात साइक्लोस्टाइल आपने देखा साइक्लोस्टाइलिंग सिस्टम होता है, वो कागज होता था उसी को रोल करते थे और वैसे ऐसे चलाते थे, ठीक है, और होता यह था कि उसी को साल दर साल वही रोल चलता था।
तो मतलब वो केस मीटर पढ़ने में नहीं आता था, मतलब इट वाज जस्ट हॉरिबल। अच्छा, उसको रिवाइज करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। तीसरा ये होता था कि प्रमोशन रूल्स पहले अटेंडेंस रूल्स, नोबडी बादर्ड अबाउट अटेंडेंस, जीरो अटेंडेंस है तो भी आप इम्तिहान में दे दीजिए, नोबडी बादर्ड। चौथा ये हुआ कि फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोशन और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर प्रमोशन के जो रूल्स हैं, जिसको 5-15 के रूल आज की डेट में कहा जाता है, आप जानते होंगे, 5-15 रूल। हाँ, तो उसका जब से रूल बना था तब से वायलेशन हो रहा था। तो अब इसमें क्या हुआ, जब सिस्टम आगे बढ़ा तो 1990 में एडमिशंस को लेकर के इतना ज्यादा बवाल खड़ा हुआ कि सीबीआई इंक्वायरी तक की नौबत आने लगी। अल्टीमेटली सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन उस बार एक कमेटी बनाया गया, पर्टिकुलरली सेंटर 1 पे सारी बंगलिंग हुआ करती थी, तो एक कमेटी बनी और उसमें आई वाज द ओनली इलेक्टेड टीचर। यूनानिमसली कहा भाई एसएन सिंह इसमें कमेटी में रहेंगे और यही कमेटी एडमिशन करेगी। उस समय प्रोफेसर के बी रोहतगी थे, वो उन्होंने कहा साहब हम भी रहेंगे इसमें। एक देशमुख साहब थे कैंपस सेंटर, उन्होंने कहा हम भी रहेंगे। और उसमें ज्ञानचंद लॉ सेंटर 1 के इंचार्ज थे, तो एक ऑफिसर, 4 लोगों की कमेटी बनी। उसमें हुआ क्या कि अल्टीमेटली एडमिशन होते रहे, सारा होता रहा। लास्ट डे जब एडमिशन का आया तो उस दिन 80 एडमिशन हो गए सेंटर 1 पे, और कमेटी को पता ही नहीं चला। तो कमेटी ने कहा कि आप जो है सारे रिकॉर्ड भेजिए जैसे पहले भेजते हैं, लास्ट डे के एडमिशन के रिकॉर्ड क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन नहीं आया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हम लोगों ने, मतलब हम ही ने पर्टिकुलरली, हमने कि भाई सारे रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो हमने स्टूडेंट्स को नोटिस दिया भाई लास्ट डे के जो एडमिशन हुए हैं सारे के सारे आप अपने रिकॉर्ड लेके आइए, वी विल वेरीफाई वेदर यू आर फ्रॉम आवर लिस्ट और नॉट। तो उस 80 एडमिशन में से 59 एडमिशन जो है वो गलत पाए गए। और आपको जान के ताजुब होगा कि उसमें 2-3 तो हमारे लॉ फैकल्टी के टीचर्स के बच्चे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब दे वर नॉट एक्चुअली एलिजिबल बट दे वर एडमिटेड। सुप्रीम कोर्ट के जज का बेटा था, उनका नाम मैं किसी के नहीं ले रहा हूँ। और उसी तरह से दिल्ली के पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बेटी थी, उसी तरह पॉलिटिशियंस के बच्चे थे। तो अल्टीमेटली 59 एडमिशंस वी कैंसिल। हेलो, am I audible? Yes, you are audible, sir. Yes. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 1994 से सेंट्रलाइज एडमिशन शुरू हुआ और उस बार आई बिकेम द कन्वीनर ऑफ द कमिटी। और उसमें आप ये समझिए कि 200-300 केसेस हुए एडमिशंस को लेके, बट ऑल ऑफ दोस केसेस दे वर रेफर्ड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट टू द कमिटी व्हिच आई वाज हेडिंग। कोर्ट ने कहा भाई एसएन सिंह डिसाइड करेंगे सारा। हमने डिसाइड किया, उसमें 9 लोगों का एडमिशन दिया जो बेनिफिट ऑफ डाउट था, और सैकड़ों लोग मैंने कहा ये दे आर नॉट एलिजिबल, दे हैव नॉट एक्चुअली कंप्लाइड विद आवर रिक्वायरमेंट, सो नो एडमिशंस। तो सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ, बट ऑल पिटिशंस वे डिसमिस। ये रिपोर्टेड केस है। खैर, तो एडमिशन तब से जो है वो सारा स्मूथ हो गया। अच्छा, ये जहाँ प्रमोशन रूल्स था उसके लिए जब मैं प्रोफेसर इंचार्ज बना सेंटर 2 पे, तो कैंपस सेंटर और लॉ सेंटर 1 पे 4-14 वालों को प्रमोशन देने लगे। हमने कहा हम नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट रूल। अल्टीमेटली उस मैटर में हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो हाई कोर्ट में जब हमने पीआईएल डाला अगेंस्ट प्रमोशन रूल्स और अगेंस्ट अटेंडेंस रूल्स, तो हाई कोर्ट ने अटेंडेंस रूल को क्वेश्चन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और 140 प्रमोशन जो कैंपस सेंटर लॉ सेंटर 1 पे हुए थे वो सारे क्वेश्चन हुए। तो तब से जो है प्रमोशन रूल ये जो है उसका अध्ययन जो है प्रॉपर होने लगा। अटेंडेंस रूल नए बने, उसके बाद फिर हमने पीआईएल डाला भाई अटेंडेंस रूल्स इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं, देन द कोर्ट अगेन इशू डायरेक्शन, तो अटेंडेंस रूल्स का कंप्लायंस होने लगा। अब शायद फिर वही हालत हो गई जो पहले थी, बट एनीवे आई एम नॉट कंसर्न्ड। अब आइए डायरेक्ट एग्जामिनेशंस पे। आपको ये बता दूं कि कुछ हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का आधार बताऊंगा, मैं अपना सुझाव भी बताऊंगा आपको। ये बात सही है कि हमारे स्टूडेंट्स लॉ फैकल्टी के दे आर बेस्ट क्रीम, बट द फैक्ट इज दैट दे डोंट इवन बिकम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर पोस्ट, क्योंकि उनके मार्क्स कम है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस कभी हमारे स्टूडेंट्स को अपने जो है इंटर्नशिप पे नहीं रखते, वो नेशनल हाई स्कूल के बच्चों को लेते हैं। तो हमारे बच्चे तो कहीं के नहीं रहे ना इधर। तो आपको ये बताऊं कि ये इवेल्युएशन की जो प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, उसमें कई खामियां हैं, और उसमें कुछ चीजें मैं उसमें पॉइंट आउट करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी लॉ फैकल्टी में होने के नाते। पहला तो एक देखिए, कुछ टीचर हैं जिनका तो ये होता है कि साहब वो 60% से नीचे शुरू ही नहीं करते। एक हमारे प्रोफेसर माता दीन हुआ करते थे, उनका इवैल्यूएशन सिस्टम ये था कि 60 नंबर से कम से। मैं ये कह रहा था कि कुछ टीचर ऐसे थे जो कि 60% से नीचे शुरू नहीं करते थे, 60% की उनका मिनिमम मार्क्स होता था। दूसरी कैटेगरी वो टीचर की थी, वो कहते थे जो हमने क्लास में पढ़ा है अगर वो लड़के ने लिखा है तो मार्क्स देंगे, नहीं तो फेल होगा वो। और इनका हाल ये था इस एग्जामिनर का, बताना नहीं चाहिए, इस समय रिटायर हो चुके हैं वो।
इनका पोजीशन ये थी कि एक बार इन्होंने लॉस ऑफ इंसॉल्वेंसी का पेपर देखा लॉ सेंटर 2 के स्टूडेंट्स का सप्लीमेंट्री में, और ऑल द स्टूडेंट्स हैड फेल्ड, क्योंकि लॉ सेंटर 2 की कॉपियां थी, वो ये पढ़ाते थे कैंपस सेंटर पे, तो नेचुरली जो पढ़ा है वो तो लड़के कहाँ से लिखते, ठीक है, तो सारे लड़के फेल हो गए। जब मैं मॉडरेशन में एग्जामिनेशन ब्रांच में गया, और मैं बता दूं आपको ये पहला अकेला केस है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब हमने देखा भाई लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी में सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमने सारा रिजल्ट कैंसिल किया। उस समय मैं डीन था, मैंने सारा रिजल्ट कैंसिल किया, मैंने कहा दी आंसर बुक्स विल बी रीवैल्यूएटेड, तो फ्रेश वैल्यूएशन हुआ, रीवैल्यूएशन हुआ, फ्रेश वैल्यूएशन हुआ एक्चुअली, और सारे लड़के पास हुए, अच्छे नंबर से पास हुए, ठीक है। तीसरे कैटेगरी उनकी टीचर की थी, कहते हैं भाई कितना पैसा मिलता है कापियां जांचने का, 5 रुपया शायद कुछ ऐसे ही था, या 2 रुपया था, कुछ ऐसे था। भाई हम तो ऐसे तौल के देंगे नंबर, जितना ज्यादा कापियां होगा और मतलब सप्लीमेंट्री आंसर शीट होगी उस हिसाब से नंबर देंगे, और इतने पैसे कितना कौन देखता है, पूरा पड़ता है। ये तो हो गया जनरल कैटेगरी, तो ये कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है। अब बताओ स्पेसिफिक केसेस। 1976 में एक पेपर हुआ करता था कंपनी लॉ का, जिसको कहते थे बिजनेस एसोसिएशन 2, ठीक है, 4 टर्म का पेपर था। इसमें अब कंपनी लॉ पेपर ऐसा जिसमें मार्क्स बहुत अच्छे नहीं मिलते, लेकिन एक टीचर ये था कि वो स्टूडेंट्स के बड़े इर्द गिर्द घूमा करते थे उनके, तो वो 76 नंबर, 77 नंबर, 80 नंबर देते थे कंपनी लॉ में। तो हम लोगों का ये तो अच्छी बात नहीं, कंपनी लॉ में इस तरह भाई, तो ऐसा करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को जिसको 65% मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, तो उस सब्जेक्ट के जितने एग्जामिनर्स हैं सारे मिलकर ज्वाइंट इवैल्यूएशन करेंगे उस स्किप का। तो आपको जान के ताजुब होगा कि उस बार कोई भी 65% ज्यादा किसी को नंबर मिले ही नहीं। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इन ऑर्डर टू बाईपास द ज्वाइंट इवैल्यूएशन ही डिड नॉट एक्चुअली अवार्ड मोर देन 65% मार्क्स टू एनीबॉडी। तो बेकार हो गया हम लोगों का डिसीजन, नैलिफाई हो गया। भाई अच्छा स्टूडेंट देखा है तो आप नंबर दीजिए, किसी ने रोका थोड़ा ही है, बट लेट द आंसर वुड बी प्रॉपर्ली इवैल्यूएटेड, फेवर तो ना हो ना अननेसेसरी। तीसरा क्या हुआ, एक टीचर थे, एक स्टेज पे इमरजेंसी के बाद इमीडिएटली ग्रेड सिस्टम लागू हुआ था मार्क्स के बजाय, ठीक है, O A B C D इस तरह से। तो एक टीचर ने एक लड़की को एक पेपर में 120 मार्क्स दे दिए। उसने 6 क्वेश्चंस किए और 6 में O। ओके जी, एंड इज ए वेरी रिनाउंड प्रोफेसर इन वन सब्जेक्ट। इसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डीन भी बने बैठे हैं आज की डेट में। अच्छा, ठीक। तीसरा केस आपको बता, स्पेसिफिक केसेस में बताऊं, कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है आपकी इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन, इट हैज ऑलवेज बीन देयर। आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिल गई, तो आपको पता चल गया, सारा भांडा फूट गया, ठीक है। एक टीचर थे, एक टीचर नहीं 5 टीचर थे। डीन साहब थे, उनका बेटा स्टूडेंट था, ठीक है, 2nd ईयर में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय थे जस्टिस चंद्रचूड़, उनका बेटा भी था, दोनों क्लासमेट थे। एंड चंद्रचूड़ सन वाज एक्चुअली टॉपिंग द लिस्ट, लेकिन वो फर्स्ट ईयर तो निकल गया, उसमें टॉप किया चंद्रचूड़ ने। 2nd ईयर में जब आए तब तक जो है वो टीचर के बाप जो है डीन बन गए, और उस दिस वाज इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो जून में आप इमेजिन करिए कि उस पेपर में डीन के बेटे को 5 पेपर में से 4 पेपर में 100/100 नंबर दिया गया, 100 आउट ऑफ 100 इन 4 पेपर्स, यस। और एक पेपर में 96 मार्क्स मिले। रिजल्ट ये हुआ कि डीन का बेटा टॉप कर गया और जज साहब का बेटा नंबर 2 पे हो गया। Do you know who is that judge? Would you like to know that judge? Sir, if you are comfortable, we are okay with it. If you want to read it. It is none other than Justice Chanchud, the present judge of the Supreme Court. Okay. Yes. Very so he shocking. was made number 2 by this kind of evaluation. आपको बता रहा हूँ। Shocking revelation. बहुत ही मतलब बहुत ही शॉकिंग आपने बात बताई है कि ऐसा भी कभी रहा है, मतलब हम लोग। शॉकिंग नहीं, ये तो डूब मरने की बात है भाई, ये तो टीचर्स के लिए डूब मरने की बात है, यूनिवर्सिटी के लिए इट इज बिग स्लर एक्चुअली, बिग स्टिग्मा। ये बात अलग है कि लोगों को पता नहीं चला तो चलो ठीक है। अगर कभी आप इनफॉर्मली किसी स्टेज पे कहीं किसी मीटिंग में चंचूड़ से अगर आप मिलिए तो जरा ध्यान दिलाइए, वो बताएंगे आपको, अगर बताना चाहेंगे तो, ठीक है। और बताता हूँ, एक पेपर हुआ करता था कंपैरेटिव लॉ का। तो कंपैरेटिव लॉ पेपर बहुत कम लड़के लेते थे, तो जो टीचर थे, बड़े रिनाउंड टीचर प्रोफेसर थे, वो क्या करते थे, वीआईपीज के बच्चों को छांट के ढूंढ लेते थे कि इनका फादर कहाँ है, कितना वेल प्लेस्ड है, सुप्रीम कोर्ट जज है, कहीं ब्यूरोक्रेट है, कहीं उसमें पॉलिटिक्स में है। तो थोड़े से बच्चों को लेकर के वो कंपैरेटिव लॉ वो पढ़ाते थे उन लड़कों को।
और वो मार्क्स देते थे 86, 85, 90 इतने मार्क्स। अच्छा। तो जब हम मॉडरेशन बैठे, उसमें हम 3 नहीं थे, लेकिन प्रोफेसर इंचार्ज थे सेंटर 2 के, तो आई वेंट फॉर मॉडरेशन। तो ये हुआ भाई इस पेपर में कंपैरेटिव लॉ में इतने मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कापियां निकलवाई जाए। तो पहली बार ये हुआ हिस्ट्री में कि कापियां निकलवाई गई उस सब्जेक्ट में। और जब कापियां आई तो हमने देखा कि साहब, हमने कहा जरा दिखाइए कापियां, जो 86 मार्क्स जिसको मिले हैं उसकी कापी हम देखेंगे। तो देखा तो उसमें क्या हुआ कि एक क्वेश्चन में एक उस लड़के को 16 मार्क्स मिले हुए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और मैं और क्वेश्चन उसी स्टूडेंट के और भी क्वेश्चन देखे, तो हमने कहा कि ये जो मार्किंग हुई है इस कॉपी में, इसमें पहला क्वेश्चन तो ठीक है टीचर ने अपने हाथ से किया, क्योंकि आई वाज वेल अवेयर अबाउट हिज हैंड राइटिंग। वो ऐसी हैंड राइटिंग उनकी थी, कोई कॉपी नहीं कर सकता था, ठीक है। वो बिल्कुल कौवे के पंजे की तरह लिखते थे। अच्छा, तो रिजल्ट ये हुआ कि एक क्वेश्चन उन्होंने मार्क किया, मतलब सिर्फ नंबर दे दिया, देखा नहीं क्या लिखा है, और 4 क्वेश्चन उसके किसी और हैंड राइटिंग किसी और ने मार्क कर रखा है, और यही हालत सारी कॉपियों में निकली। कैन यू इमेजिन? somebody else gave the marks, not the examiner। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें क्या लिए क्या हुआ कि या तो कहे भाई फिर से इवैल्यूएशन करवाएं, नहीं तो हमने ये किया कि उनके जो स्टूडेंट्स के नंबर और पेपर्स में थे उसको देखते हुए 10% मार्क्स हमने कम किए सबके। ये नहीं चलेगा, दिस इज टू मच। तो फिर भी 86 वाले 76 तो फिर भी रहा ही, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो उसमें फर्क पड़ा। अच्छा, इंसॉल्वेंसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सवाल ये है कि इस तरह की वैल्यूएशन कोई नई बात नहीं रही है, हमेशा ही रही है। उसका रीजन ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि जो एग्जामिनर ने मार्क्स दे दिए उसको आप कहीं क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं क्वेश्चन कर सकते। दिस इज द ग्रेटेस्ट फ्लॉ इन द होल सिस्टम। हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आपको याद होगा जब स्कूल में पढ़ते थे तो तिमाही और छमाही इम्तहान होता था, 3 मंथ्स पे और 6 मंथ्स पे, और एग्जामिनर्स जो है कापियां देखने के बाद मास्टर जी कापी दे देते थे लड़कों को, ये लो देखो अपनी कापी देखो। बिल्कुल ठीक। और लड़का जो है दौड़ के, देखिए साहब मास्टर जी आपने तो इसको इतने नंबर दे दिया, हमको तो इसमें कम दे दिया, हमारा ये लिखा हुआ है। मतलब दे यूज्ड टू कंपेयर, एटलीस्ट सैटिस्फैक्शन वुड बी देयर। व्हाई डोंट यू रिटर्न द आंसर बुक्स टू द स्टूडेंट्स? देखें वो क्या दिक्कत है। आपने कापी सीख से देखा नहीं देखा, कोई क्वेश्चन मार्क किया नहीं किया, लेट द स्टूडेंट सी। और बढ़िया तो होगा कि स्टूडेंट पे आप कंपेयर करेगा लोगों के साथ में, उससे पता चलेगा कि उसकी मार्किंग ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो आज तक मेरा तो व्यू यही है कि इवैल्यूएशन इज हाईली सब्जेक्टिव, इट इज टू आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी, विंडिक्टिव, और इसमें मूलभूत परिवर्तन होना ही चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि लड़कों को इवैल्यूएशन के बाद कापियां वापस कीजिए।